हम्म, हम यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे आज टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड तो खैर हम पढ़ ही रहे हैं। तो इसमें आज जो हम क्लास करेंगे, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। आज मुझे लैपटॉप से, मेरी लाइट नहीं है यहाँ पे, तो लैपटॉप और यूज नहीं हो पा रहा है। तो हमने अब तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, टीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, और हमने वो स्किल्स पढ़ी थी जो एनसीईआरटी ने उसको बताया है कि एनसीईआरटी ने कौन कौन सी स्किल्स को आइडेंटिफाई किया है। एज ए टीचर, गुड टीचर, इफेक्टिव टीचर होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो स्किल्स जरूरी है ना, तुमने जो भी पूछा मुझसे कि इफेक्टिव टीचिंग को बता दीजिए, कि वो सारी स्किल्स इकट्ठा करके एक इफेक्टिव टीचर्स बनाती हैं। कोई एक अकेली चीज नहीं है कि जिससे टीचर इफेक्टिव बन जाएगा। अगर वो बहुत अच्छा नॉलेज है, उसको कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन उसको बहुत अच्छा पढ़ाना नहीं आता, तो भी वो, और हो सकता है कि उसको टाइम से पॉज लेना नहीं आता। पॉज का मतलब कहाँ रुकना है, कहाँ बोलते जाना है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसको इफेक्ट करेंगी। ठीक है। तो हमने कल उस दिन 18 स्किल्स बताए थे जो कि एनसीईआरटी ने आइडेंटिफाई किए हैं। याद है आपको? हमने जो 18 स्किल्स आइडेंटिफाई किए थे, उनमें से एक एक करके हम बता देंगे अभी। मैं इनको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को दिमाग में रहा चला है कि क्या था। ठीक है। तो हमने जो इसमें पढ़ा था, इफेक्टिव टीचिंग में, है आपके पास? आपने उसके अपनी उसमें खोल के देख सकते हैं। हमने बताई थी राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स 18 में से मैं बता रहा हूँ, 19 वो है, उनमें 19 ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, जो हम कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करना। दूसरा, क्रिएटिंग सेट फॉर इंड्यूसिंग द लेसन, एक ऐसा इंट्रोड्यूसिंग, जैसे हम कोई चीज पढ़ाने जा रहे हैं, मान लो हम किसी चीज के बारे में बताते हैं ना, जैसे कोई मुशायरा, आपने कोई भी प्रोग्राम देखा होगा, तो पहले ही पता चल जाता है कि प्रोग्राम किसके बारे में स्टार्ट होने वाला है। अगर बीच में से भी आप स्टार्ट करते हैं तो उसके जो पहले इंट्रोडक्शन कराता है, वो उससे इस बात का पता चल जाता है कि ये जो प्रोग्राम होने वाला है, ये जो प्रोग्राम हम देखने जा रहे हैं, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ऐसे ही टीचर का भी काम होता है कि पहले उस चीज का बता दे, पता चल जाए बच्चों को आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ताकि बच्चे अपना माइंड सेट उसको प्रिपेयर कर सके। फिर इंट्रोड्यूस करें लेसन को, और फिर स्ट्रक्चरिंग लेसन क्वेश्चंस, फिर क्लासरूम क्वेश्चंस, क्लास में क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने उस दिन भी मना किया था, यस नो वाले आंसर नहीं पूछने होते इसमें। और ऐसे क्वेश्चंस जिनसे बच्चे एकदम से जवाब दें, यस नो, हाँ ना करके कुछ भी जवाब हो सकता है, जिसके सिर्फ दो ऑप्शन हो। कम से कम पांच, वो चार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला हो उसमें क्वेश्चन, ताकि बच्चों को सोचने में टाइम लगे। दूसरी चीज, उसे भी अवॉइड करें, बचाना बच्चों की। उससे ये होगा कि आपकी जो क्लास का मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। बिगड़ने से क्या होगा कि आप पूरी क्लास को संभालते रहेंगे, फिर बताते रहना कि ये ऐसे नहीं हो पाया, वैसे नहीं हो पाया। तो टीचिंग की करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज ये होती है कि हम अपनी क्लासरूम के जो क्वेश्चन हमें पूछने हैं उनको स्ट्रक्चर कर लें, पहले ही बता दें कि हमें क्या क्या पूछना है। फिर उसके बाद में, आप लोगों के पास है ये, मैंने सेंड किया था पीपीटी बनी हुई। सर मेरे पास नहीं। मैंने उसमें ग्रुप में सेंड किए हैं सारे ये सर मैंने लेट ज्वाइन किया है ना इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं उसको दोबारा से, इसको कोई भी जिनके पास हो वो सेंड कर देना। तो इफेक्टिव टीचिंग के बाद में रिस्पांस मैनेजमेंट, रिस्पांस कब रिस्पांस देना है, किसको रिस्पांस देना है, किसको इग्नोर करना है। कई बार बच्चों को, हर बच्चे को अगर आप रिस्पांस देते जाएंगे, पूरी क्लास में 35-40 बच्चों की इस क्लास में सारे बच्चों को रिस्पांस करेंगे तो पूरी क्लास का मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। तो कब किसको रिस्पांस करना है, सवाल किसका लेना है, और किसको इग्नोर करना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों को बस दो ही बच्चे ऐसे हो आपकी नजर में कि जिनको बस हमेशा उन्हीं के जवाब देने, बाकी सबको इग्नोर करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी को भी हर वक्त एक बच्चे को अटेंड नहीं करना है। एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स, बच्चों को चीज़ों से उनकी डेली लाइफ से रिलेट करके उन्हें एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है। स्टिमुलस वेरिएशन, एक होता है स्टिमुलस वेरिएशन। इसमें क्या करना होता है कि आपको चीजें बदलते जाना है। कभी चॉक मेथड से पढ़ा रहे हैं, कभी एक्टिविटी मेथड से पढ़ा रहे हैं, मेथड ऑफ टीचिंग बदलते रहना है। वॉइस मॉड्यूलेशन भी बदलना होता है, एक ही लय में मत पढ़ते जाइए। कंटिन्यूस एक लय में पढ़ते जाएंगे तो हो सकता है बच्चे सो जाएं, या फिर बच्चे इंटरेस्ट ना लें, उनको यॉर्निंग होने, मतलब जम्हाई आने लगती है हिंदी में बोले तो।
और अगर आप कोई एक तकिया कलाम ना बना लें अपना, तकिया कलाम का मतलब होता है कि आप जैसे हर चीज के बाद में किसी बच्चे ने ठीक किया तो वह कहेंगे वेरी गुड, दोबारा किसी बच्चे ने किया वेरी गुड, पांचवी बार किसी बच्चे ने किया वेरी गुड, छठी बार जब आप बोलेंगे ना वेरी गुड, बच्चा कोई ठीक करेगा तो सबसे तुमसे बोलने से पहले ही बच्चे बोलने लगेंगे वेरी गुड। तो उससे क्या होगा, एक पूरी क्लास में जब भी आप बोलना शुरू करेंगे तो आप हो सकता है कि वो पूरी स्कूल में आपका एक वर्ड बन जाए। जब भी आप बच्चे बच्चे आपको देखें तो सबके बस सामने आते ही बोले वेरी गुड। तो इसलिए वेरिएशन होना जरूरी है। कभी देखा है इस तरह का इफेक्ट किसी भी स्टूडेंट, बताइए। यस सर। हाँ, तो वो आप लोगों ने खूब ऑब्जर्व भी किया होगा, ये तो होता है स्कूल्स में। तो आप अपना कोई भी एक तकिया कलाम ना बना लें। तकिया कलाम बोलते हैं इसको, मतलब वर्ड ऑफ माउथ इसको बोलते हैं। मतलब जो आप कभी भी किसी बात पे उसी वर्ड को बोलते हैं। तो ये चीजें अवॉइड करनी होती है टीचर को। पेसिंग विद लेसन, बच्चों की स्पीड के साथ काम करना है। प्रमोटिंग पीपल पार्टिसिपेशन, बच्चों को अपनी पढ़ाई अपनी क्लास में प्रमोट करना है, वो कि पार्टिसिपेट करें, ताकि पार्टिसिपेशन मतलब वो ज्यादा से ज्यादा आपकी क्लास में इन्वॉल्व हो सके। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, अच्छे से ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीजें हमने बताई थी। अचीविंग क्लोजर लेसन्स, गिविंग असाइनमेंट्स, ये हम बता, अब मैं उसको इसकी पीपीटी शेयर करके बता दूंगा। और पहले आज का लेसन हमारा जो था, अब हमारी क्लास जब स्टार्ट हो जाती है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि टीचिंग को फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, जो फैक्ट अफेक्ट्स करते हैं, ठीक है, जो कि उसको या तो अच्छा कर सकते हैं या खराब कर सकते हैं, दोनों ही चीजें। अब अफेक्टर अफेक्ट जो करता है मतलब उससे बुरा नहीं होता हमेशा, वो अच्छा भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है टीचिंग इज एन आर्ट एंड स्किल्स। जब हमने बताया था शुरू में पहली क्लास में बताया, टीचिंग इज एन आर्ट। आर्ट का मतलब होता है इसके लिए बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं। जैसे आपको ड्राइंग बनाना है तो कितनी सारी स्किल्स चीज आनी चाहिए आपको। आपका हाथ बहुत सॉफ्ट होना चाहिए काम करने के लिए। दूसरी चीज, आपको बहुत स्मूथली काम करना आना चाहिए, मूवमेंट बहुत अच्छे होने चाहिए। या फिर जैसे आप आर्ट है, कोई भी और आर्ट है, जैसे गेम है, क्रिकेट भी है तो भी इसमें भी आर्ट कहेंगे, साइंस है, टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है, स्किल्स सीखनी होती हैं किसी भी चीज को। तो टीचिंग भी स्किल्स है, बच्चों को कैसे रोक करके बच्चों को पूरी क्लास को, जो कि बच्चों के अंदर एकदम हाईली मोटिवेटेड बच्चे होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं बच्चे ज्यादातर, उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। जरा सी टाइम मिलता है बातें करने लगते हैं, जरा सा टाइम मिलने लगता है शोर मचाने लगते हैं। तो उन सारी चीजों को कंट्रोल करते हुए कैसे उन तक नॉलेज को इम्पार्ट करना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये स्किल्स सीखना ही टीचिंग हो, पेडागोजी ऑफ साइंस हो, पेडागोजी ऑफ टीचिंग होता है। इट्स एक्विजिशंस डिपेंड्स अपॉन द मैनी फैक्टर्स। इनको जो हम हासिल करते हैं स्किल्स को, वो इनकी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। तो जनरली assume that highly qualified teacher touch high classes and less qualified teacher should teach lower classes। तो आप कितने भी क्वालिफाई क्यों हैं, क्यों नहीं है, लेकिन आपको पहले छोटी क्लासेस दी जाएंगी, ताकि जैसे पीजीटी टीजीटी वगैरह जो टीचर होते हैं उनको एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, तब जाके उनको एक तजुर्बे से सीख जाते हैं, वो तजुर्बों से सीखते हैं, मतलब एक्सपीरियंस्ड जो है उनको एक्सपर्ट बना देता है। तो हाईली क्वालिफाइड टीचर को ही क्वालिफिकेशन मेनली उसको दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने +2 किया, डीएलएड किया और आपको पढ़ाने के लिए कौन सी क्लास दे दी जाए, 12th क्लास। पॉसिबल ही नहीं है कि आप पढ़ा पाएंगे उसको। आपने डीएलएड बीएड किया और बीएससी किया या बीएड किया और बीएड किया तो आपको तभी भी +2 नहीं दिया जाएगा, आपको मास्टर्स करना पड़ेगा उसको पढ़ाने के लिए। या फिर आपको कम से कम 15 साल, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का, और तब जा करके आप उसको +2 की क्लास दे दी जा सकती है, क्योंकि आपके ही स्टूडेंट्स आपको जब मूव करके +2 तक पहुंचते हैं उन्हीं को पढ़ाया जा सकता है एक्सपीरियंस्ड के साथ। क्वालिफिकेशंस नहीं बदली है उसकी, टीचर्स की कमी हो स्कूल में और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस, तब उसको टीचिंग दे दी जाती है क्लासेस में। लेकिन ऐसा नहीं कि आप क्वालिफिकेशन है +2 के लिए प्राइमरी लेवल के लिए और आपको सेकेंडरी क्लासेस दे दी जाए या सीनियर सेकेंडरी क्लासेस दे दी जाए। आया समझ में? कोई चीज प्रॉब्लम है तो बताते जाए। तो हायर लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब हायर स्टूडेंट्स जो होंगे उनको हाई क्वालिफाइड टीचर पढ़ाएंगे, ज्यादा क्वालिफाइड टीचर होंगे। और जो लोअर क्लासेस को पढ़ाएंगे वो कम क्वालिफाइड टीचर होंगे। हो सकता है आज के दौर में इस चीज का चल रहा है कि हाईली क्वालिफाइड टीचर लो लेवल पे तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन लो लेवल लेस क्वालिफाइड टीचर हाई लेवल पे नहीं जाते, क्योंकि जॉब की कमी की वजह से। अब इस चीज को कॉन्ट्रोडिक्ट करता है हमारा फैक्ट। अब दूसरी है स्किल्स। अब उसको स्किल्स कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी काम में जाने के लिए स्किल्स होना बहुत जरूरी होता है। एडिक्वेट स्किल्स सेट हेल्प्स अ टीचर टू डू और हर जॉब इन मोर इफेक्टिव मैनर्स। जो टीचर की जो हेल्प होती है वो
स्किल्स अगर उसको आती है तो वो अपनी जॉब को बहुत इफेक्टिव कर सकता है। सम टीचिंग स्किल्स में कम विद बर्थ, कुछ तो पैदाइशी होती हैं। हमने बताया था टीचर कैन बॉर्न, टीचर कैन ट्रेन, और टीचर को बनाया भी जा सकता है, ट्रेन भी किया जा सकता है। कुछ टीचर्स पैदाइशी होते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ क्वालिटीज जो होती हैं समझाने की, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उनके अंदर लोगों को कन्विंस करने की बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो ये एक क्वालिटी होती है मोटिवेट करने की। उनकी स्पीच अगर सुनोगे आप, आजादी के वक्त ही उन्होंने जमा मस्जिद पे खड़े होकर के आजाद वो एक स्पीच दी थी। तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान जाने वाले के जो हिंदुस्तान से छोड़ के पाकिस्तान, तो इस तरह की एक चीज होती है। तो हाईली टीचर्स, आप लोगों को एजुकेशन डे मनाया जाता है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इज नोन एज एजुकेशन डे। आप, इसलिए मैंने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का एग्जाम्पल दिया। तो एजुकेशन डे उसी लिए मनाया जाता है। पहले ही एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, आजाद हिंदुस्तान के, वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे। स्किल्स होती हैं किसी के अंदर, ये तो पैदाइशी होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनको सिखाया जाता है। Come with birth. For many others, a prospective teacher has to make conscious efforts. और एक टीचर को कॉन्शियस मतलब दिमाग में रख करके, सारी चीजों को दिमाग में रख के कोशिशें करती रहनी चाहिए। तीसरा है एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। टीचर हिमसेल्फ इज अ लर्नर ऑल द टाइम। अगर आप लोग किसी भी टीचर में पहुंच जाते हैं फिर अपने अपने आप को ये सोचने लगे, नहीं मैं तो जॉब आ गई मेरे पास, अब मैं परफेक्ट हो गया, नहीं। A teacher is always a learner. A good teacher would always like to share his enhanced knowledge with the students. अपनी बातें और अपनी नॉलेज को वो शेयर करता है बच्चों के साथ, और सीखता है तजुर्बों से, अपने तजुर्बों से। मतलब कभी कुछ गलती हो जाती है फिर उसको दोबारा नहीं दोहराता है। और हेल्प्स इज बेटर हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट क्वेरीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। और बच्चों की क्वेरीज को वो अच्छे से हैंडल कर पाता है। जैसे जैसे टीचर का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो जैसे नए टीचर्स भी आते हैं तो वो आपसे आपसे ही पूछेंगे, सीधे पूछेंगे कि सर आप बताइए, आपको तो तजुर्बा है, कैसे बच्चों को डील करना है, कैसे बच्चों को समझाना है, कैसे उनको उनकी क्वेरीज को, क्लासरूम को मैनेजमेंट करना है। तो सारी चीजें टीचर अपने एक्सपीरियंस से सीख लेता है। नेक्स्ट इसमें है क्लासरूम इन्वायरमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा है। अ टीचर हैज टू इनिशिएट अ क्रिएटिंग अ क्लासरूम इन्वायरमेंट। देखो हमने जो आज का जो टीचिंग जो क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट एरा जो चल रहा है, मतलब जो अब दौर चल रहा है, उस दौर में जो है टीचर्स को एज अ स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। उसको फ्रेंडली बिहेवियर वो करना चाहिए। अगर आप उसको एकदम डेमोक्रेटिक ना दे करके, डेमोक्रेटिक आपका वैल्यू पता है, डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या होती है? बताइए डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या होती है। इकरा और वही बहिश्त, दोनों में से कोई भी बताओ। सर जिसमें मतलब बिल्कुल फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग नहीं होती है, एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स। हम्म। किसने बोला, ने बोला? सर हमने बोला है जूबिया। जुबिया। मैंने इकरा और तुम दोनों भी बताया, क्या होगा? हम्म। जल्दी बताइए। मुझे आपका डिस्कशन चाहिए, मुझे ये चीजें पढ़ा तो दी जाएंगी, लेकिन आपको खुद में, मैं आज क्लास का उसमें तो कोई मसला नहीं है, कितना टाइम होता है। हम्म। बहिश्त, शमा, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। तो बताओ क्या होता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या होती हैं, डेमोक्रेटिक होने से क्या मुराद है, इस क्लास में डेमोक्रेटिक होके क्या होगा? चलो ये बताओ, हिंदुस्तान में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसी, मतलब हिंदुस्तान में कैसा राज है, डेमोक्रेटिक है ऑटोक्रेटिक है? देखो दो तरह का शासन होता है, एक तो होता है मोनार्की सिस्टम और एक होता है जिसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक, या फिर बोलते हैं लोकतंत्र। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जहाँ पे लोगों का शासन होता है, सारे लोग। फिर दूसरी चीज, लोगों का शासन का मतलब होता है कि लोग अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं।
फिर उसमें राज क्या होता है, कानून का एक राज होता है। इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज किसको कहेंगे कि एक इंसान पूरी क्लास को हैंडल तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन हैंडल करने के साथ साथ वो कानून बनाने के साथ साथ सब कुछ मैनेजमेंट भी रखना है उसको। लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डरे से हमें बच्चे बैठे रहे, उनको जरा बोलेगा तो उनको सजा मिलेगी। एक ऐसा माहौल होता है कि आप कभी जब चाहें बच्चे भी बोल सकते हैं, जब चाहें वो सवाल पूछ सकते हैं, जैसा चाहें सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द क्वेश्चन कंटेंट। ऐसा नहीं हो कि मतलब कुछ भी सवाल करें। तो ये जो होता है, जैसे हम सरकार से कुछ भी, आज के दौर में इस बात को हम कंटेंट को ले ना लें, लेकिन फिर भी सरकार से जैसे सवाल कर सकते हैं, सरकार से पूछ सकते हैं, आरटीआई डाल के सवाल का जवाब मांग सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं। इन वैल्यूज से सीखता है इंसान। तो ऐसे ही क्लास में वो भी होनी चाहिए कि सर ने अगर गलत बता दिया तो सर को टोक दो फौरन, जिस तरह आप गलत बता रहे हैं। सर ने अगर क्लास में अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो सकते हो। तो बच्चे डरे सहमे ना बैठे, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड कराना है अपने स्टूडेंट्स को। अब आए समझ में? यस सर। हाँ, तो ये जो सारी चीजें हैं, इन 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 चीजों को बोलते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यू। जैसे आपको पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर्स में और दिमाग में कि राइट टू एक्सप्रेशंस, राइट टू स्पीक, राइट टू शिफ्ट एवरीवेयर। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। तो ऐसे ही राइट्स बच्चों को भी दिए जाते हैं उनको क्लास में बैठे रहते वक्त। ओके। सो एक टीचर को जो है वो कभी भी इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे कि वो बच्चों को डरे सहमे बैठे रहें। ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। तीसरा है इकोनॉमिक फैक्टर। टीचिंग प्रोफेशनल ऑलवेज सीक इंडिपेंडेंट ऑफ द थॉट्स it if that is constraints made by financial problems, the quality of teaching is affected. The same applies in the learner in this situation as well. अगर टीचर्स को अच्छे पे नहीं मिल पाती हैं कई बार, तो भी इफेक्ट करता है टीचिंग को। वो उसका दिमाग उस पे, जब क्योंकि सैलरी जब तक पेट नहीं भरता तब तक वो उन चीज़ों पे दिमाग काम नहीं करता है। तो ये होता है कि टीचिंग प्रोफेशनल्स सीक ऑलवेज इंडिपेंडेंस ऑफ द थॉट्स। इफ दैट इज कंस्ट्रेंट्स फाइनेंशियल, अगर देयर कोई भी ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से टीचिंग इफेक्ट हो सकती है, क्वालिटी टीचिंग इफेक्ट हो सकती है। मान लो क्वालिटी वाला टीचर अच्छा पढ़ाता है लेकिन उसकी सैलरी जो है बहुत कम है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ स्कूल्स, स्कूल्स की ऐसी पॉलिसीज जिनकी वजह से भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। और यूनिवर्सिटी एज डिस्कस, टीचर्स ऑलवेज इंडिपेंडेंट इन हैंडलिंग। टीचर्स को मान लो जैसे अब पूरी क्लास को एक होता है कि बच्चों को मार पीट नहीं सकते हैं हम, फिजिकल पनिशमेंट जो है वो बिल्कुल बैन है। हमने उनको बच्चों को स्कॉल्डिंग भी नहीं करनी, मतलब डांटना भी नहीं है। हमने कुछ ऐसे काम नहीं करने जिनसे बच्चों का मेंटल वो हो। तो लेकिन बहुत सारी चीजें इससे परेशानी का सबब बन जाती हैं। बच्चे बहुत ज्यादा शोर करते हैं क्योंकि टीचर तो पिटाई नहीं कर सकते। तो इंडिपेंडेंट इन हैंडलिंग क्लासरूम, क्लासरूम को जैसे हैंडल करना है टीचर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टीचर को कि आप लोग बिल्कुल ये सोच लें कि फिर हाथ में डंडा लेकर के खड़े रहें, तो ये फिर ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। तो ये नहीं, किसी भी तरीके से जैसे वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है अपनी पढ़ाई का। However, administration intend to bring standardization in teaching practices। तो जो टीचिंग प्रैक्टिस है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होना चाहिए ताकि स्कूल के बाहर, क्लासरूम के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको अच्छे से रखें, ना कि क्लासरूम के अंदर का। क्लासरूम के जो अंदर का एटमॉस्फेयर है वो टीचर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। Subject matter, sometimes when a teacher teaches a subject in which he is not specialized। अब आप लोग जैसे मान लो कभी कभी मुझसे अगर कहा जाए कि अगर आप इंग्लिश का सब कंटेंट पढ़ाइए, आप इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश या ग्रामर पढ़ाइए, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं उसको तैयार करूंगा लेकिन मैं सिर्फ इतना ही तैयार कर पाऊंगा जितना आप लोगों को आता है, ठीक है। तो मैं उसको चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो आप जिस सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, और क्योंकि मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मैथमेटिक्स में है, और मैंने एमएड किया है तो एजुकेशन में पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो सब्जेक्ट है मेरे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। अगर मुझसे कोई ये कहे कि आप संस्कृत पढ़ाइए या आप उर्दू पढ़ाइए या आप इंग्लिश पढ़ाइए, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। वो चीज़ें क्वालिटी नहीं आ पाएगी। पढ़ाने में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा जो कि मैं इस चीज़ में आपको दे सकता हूँ, जिस चीज़ को पढ़ा सकता हूँ। ही कैन नॉट क्रिएट एनी इफेक्ट थ्रू हिज टीचिंग। तो अगर आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट दे दिया जाए पढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री या सोशल साइंस या मैथ्स के टीचर हैं और आपको पढ़ाने के लिए कोई आपसे बिल्कुल लिंक से हट के दे दिया जाए सब्जेक्ट,
तो क्या होगा, आप उस सब्जेक्ट में अपना इंप्रेशन बच्चों पे नहीं जमा पाएंगे या फिर इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर पाएंगे। बट द सेम टीचर कैन टीच दिस इन अ बेटर वे। और अगर आपको आपका ही सब्जेक्ट दे दिया जाए जो आप सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं, तो फिर आप उसको बड़े अच्छे से एंजॉय करके पढ़ाते हैं। होता है, ऐसा नहीं होता है कभी टीचर्स में, जब भी कभी कभी क्लासेस को वो कर दिया जाता है, जैसे कि कोई टीचर नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट के टीचर को क्लास को मैनेजमेंट करने के लिए भेज दिया जाता है। अब वो बहुत कोशिश करता है आप लोगों को उस सब्जेक्ट को पढ़ाने की, लेकिन नहीं हो पाता उसको। क्यों? क्योंकि आपका टीचर वो है ही नहीं, आपको उसको सब्जेक्ट की नॉलेज है ही नहीं, ना तो उसके पास लेसन प्लान है। तो क्लास मैनेजमेंट तभी हो सकता है तब आपके पास में कंटेंट भी हो, आप स्पेशलाइज्ड भी हो, तभी सब्जेक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट रखे जाते हैं कि साइंस, टीजीटी साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टीजीटी, इस तरह के सोशल साइंस के तो अलग अलग टीचर तभी रखे जाते हैं ताकि वो स्पेशलाइजेशन से हैं और वो अच्छा पढ़ा सकें। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, माँ बाप की उम्मीदें। आप जैसे ही कुछ कर रहे हैं तो आपसे उम्मीदें होंगी माँ बाप की। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस में वर्क एज एन इंटर इवनिंग वेरिएबल। मतलब ये इंटर इवनिंग वेरिएबल्स का मतलब होता है ये अंदरूनी चीजें होती हैं जो कि बच्चों को अंदर से मोटिवेट करती हैं या फिर डिमोटिवेट करती हैं। दे में पुट स्ट्रेस ऑन द लर्नर, अल्टीमेटली टीचिंग में भी ऑल्सो अफेक्टेड। कई बार बच्चों का दिमाग तो नहीं है, कई बार बच्चों को पता लग रहा है कि उनका दिमाग तो म्यूजिक की तरफ है या साइंस की तरफ है, और बच्चों को माँ बाप ने सोचा हुआ है इंजीनियरिंग की तरफ है, या मैथ्स अच्छी है, या साइंस, दूसरा कोई सब्जेक्ट अच्छा है, या आर्ट्स अच्छी है, या उसको पोइट्री वगैरह लिखने का शौक है। लेकिन माँ ने, उसकी बाप ने उसको सोचा हुआ है कि नहीं हम तो डॉक्टर हैं तो हमारा बेटा डॉक्टर ही बनेगा। तो बच्चे को स्ट्रेस में आ जाता है। उससे क्या होता है कि आप लोग उसको कितना भी कुछ भी पढ़ाने की कोशिश करें, उसको दिमाग में रहता है कि डॉक्टर बनना है किसी भी तरह से, और मुझसे नहीं हो पा रहा है। आप लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें पूरा पूरा इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है। उसको फोटोग्राफर बनना होता है लेकिन उसको इंजीनियरिंग में रख दिया जाता है। दूसरे को, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, फरहान। ये सारी चीजें, ये देखो एग्जाम्पल, आप लोगों ने सारी चीजें देखी हैं तो इस वजह से मैं उसको एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। तो इंजीनियरिंग कितना भी अच्छा कोर्स कर सकता है, वो उससे अच्छी जॉब ले सकता है, लेकिन जब तक उसका खुद का मोटिवेशन और खुद की इंटरेस्ट नहीं है, तब तक वो उस चीज में इतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना कि वो अपने इंटरेस्टेड एरिया में कर सकता है। तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक अच्छे कॉलेज में, रिप्यूटेड कॉलेज में इंजीनियरिंग करें, एक रिप्यूटेड कॉलेज से एमबीबीएस करें और जाके अपना एक क्लिनिक खोलें। और बच्चे को डर लगता है सिरिंज पकड़ने में भी। तो हाउ इट इज पॉसिबल टू हैव एमबीबीएस डिग्री? तो इस चीजों से हमने अवॉइड करना पड़ता है। मतलब इससे क्या होता है, बच्चे का दिमाग जो है वो स्ट्रेस में हो जाता है, और स्ट्रेस लेने की वजह से वो पढ़ नहीं पाता अच्छे से। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग। अब इसके बारे में हम दूसरी चीजें पढ़ेंगे। उससे पहले कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं मुझे बताइए, मैं उसको शेयर पहले करता हूँ, उसके बाद में हम आगे फोन करते हैं। जो भी इसमें हमने पॉइंट्स को एक एक बार फिर से पढ़िए, मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार पॉइंट्स को। पहला है, फर्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स, क्लासरूम इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, सब्जेक्ट मैटर, एंड पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। इनमें से 8 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, इनमें से कोई भी एक चीज बताइए जो भी आपको नहीं समझ में आई। सब समझ में आ रहा है? यस सर। सर इकोनॉमिक फैक्टर्स बता दीजिए। इकोनॉमिक्स फैक्टर्स का मतलब होता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो चीजें, देखो एक तो टीचर के ऊपर भी इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं और लर्नर के ऊपर भी इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। मान लो आप स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ाना है, पढ़ना है, लेकिन आपको, आपके पास जो है घर से इतने पैसे सफिशिएंट नहीं मिल रहा है अमाउंट के, दिल्ली में आप रह सकें, खाना अच्छे से खा सकें, और आने जाने के सारे खर्चे जो हैं वो घर से मिलते हों आपको पूरे। ठीक है? अगर ये सारे खर्चे अगर घर से नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, कोई काम करना पड़ेगा साथ में, या तो नाइट में, या फिर आपको होम ट्यूशंस वगैरह पढ़ाने होंगे। और अगर होम ट्यूशंस वगैरह भी आपको नहीं मिल पा रहा है, आपको कोई काम भी नहीं मिल पा रहा है दिल्ली में रह करके, तो आपका दिमाग कहाँ रहेगा? रूम का रेंट जाना है, हॉस्टल है नहीं, सारी चीजें दिमाग को परेशान करके रखेंगे, तो आपकी लर्निंग जो है उस वक्त अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसी तरह से टीचर का भी होता है कि मान लो दिल्ली में रहना है, अपनी फैमिली को भी उसको सपोर्ट करना है, पूरी फैमिली है, बच्चे हैं,
पेरेंट्स हैं, वाइफ है, सब कुछ है। उसके बाद उसको क्वालिफिकेशन भी है, अच्छा पढ़ाता भी, लेकिन उसको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही। जैसे लॉकडाउन में हुआ कि लॉकडाउन में सैलरी कितनी आने लगी, 50%। अब किसी को बाहर अगर रूम का रेंट तो 50% नहीं हो गया किसी का भी। आए समझ में? सैलरी कितनी आने लगी, 50%। जिसकी 25,000 सैलरी थी उसको 13,000 रुपये मिल रहे हैं। रूम का रेंट भी वही है, बच्चों की फीस भी स्कूल में कम नहीं हुई है, और खाने के खर्चे और ज्यादा महंगाई बढ़ गई। तो उससे क्या हो रहा है कि टीचर्स को दूसरे काम तलाश करने पड़ रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकें, उसी कैटेगरी में ला सकें जैसे पहले हम काम कर रहे थे। तो अपनी कम से कम उतनी सैलरी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके सामने क्रिएट हो गई है। और सबसे ज्यादा आज के इस वक्त में जो प्राइवेट टीचर्स हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है इस लॉकडाउन के बाद में। आया समझ में, ये नहीं आया? आ गया सर समझ। हाँ, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको बोलते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारी टीचर्स के साथ हो सकती हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकती हैं। तो हमने अब नेक्स्ट इसमें करना है, देखो कुछ चीजें होती हैं जो कि हमने कॉन्सेप्ट बताना है। कि एक कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कई तरह से चलता है। वो कहता है कि हमारा जो एजुकेशन है, पहले ही हमने बेसिक एजुकेशन का जो इंट्रोड्यूस किया था वो महात्मा गांधी ने किया था वर्धा में। आपको हम आगे बता देंगे कमीशन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा। तो इसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया था कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको बेसिक क्राफ्ट्स भी सिखाए जाने चाहिए। जैसे उनको कारपेंटरी सिखा दी, पेंटिंग सिखा दी, या फिर क्या कहते हैं, बुनाई जो करना होता है, कपड़ों की बुनाई करना होता है। सूती कपड़ा होता था पहले, कॉटन का, तो खादी, उसकी बुनाई करना, उसकी सब मतलब ऐसे काम सिखा दिए जाएं बच्चों को क्राफ्ट के साथ साथ। जैसा फिर से दोबारा से वही एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दोबारा से उसी चीज को मेंशन किया गया है, ताकि बच्चे अपनी मतलब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी अर्निंग कर सकें, कम से कम अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सकें। तो ये महात्मा गांधी ने कॉन्सेप्ट दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन इज गिवन बाय महात्मा गांधी। बस इतना ध्यान रखना है, बेसिक एजुकेशन और क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन। सर स्क्रीन शो नहीं सर हो रही आपकी है। स्क्रीन बहुत ब्लर है। मेरी यस स्क्रीन सर। ब्लू है। एक मिनट, ये दोबारा देखना होगा। अब अब ठीक है? सर अब भी हो रही है। ये तो ये छोटा होने की जैसे ऐसे दिख रहा, अब दिख रहा है। यस यस सर, सर, यस सर। अब दिख रहा है। हाँ, तो वो छोटा होने की वजह से हो गया शायद। दूसरा है कॉन्सेप्ट लर्निंग ऑफ टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर। मतलब बच्चों को, अगर कोई बच्चा जंगल में जाके सीखना चाह रहा है, जंगल में उसको छोड़ दो, जंगल में वो चीजों को देखेगा, उनसे सीखेगा। बाहर एटमॉस्फेयर कैसे हो रहा है, बारिश, हर चीज को वो अपने नेचर में, जैसा नेचर होता है प्रकृति में जाके रहे, प्रकृति से ही सीखे। तो इसका कॉन्सेप्ट दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने इसके लिए एक स्कूल बनाया वर्धा में। जैसे वर्धा के लिए वर्धा एक हिंदी विश्वविद्यालय है वर्धा में। लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा स्कूल बनाया था वो, याद है किसी को? शांति निकेतन। तो शांति निकेतन उन्होंने बनाया था। उन्होंने उसमें बिल्कुल बच्चों के जैसे नेचर वाइज बिल्कुल ऐसे समझ लिया था, जैसे पार्क है या ग्राउंड है या जो भी कुछ है, वहाँ बच्चे भी हैं, पार्क भी है, पेड़ पौधे भी, सब कुछ ऐसा ही है। बच्चे उन्हीं में रहते हैं, उन्हीं के साथ सीखते हैं कि कैसे इनकी ग्रोथ होती है, कैसे सब कुछ सीखते हैं। तो ये से बस एक चीजें सीखी जा सकती है, एक होता है इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेट करना। तो इसको दिया था श्री औरोबिंदो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन वाज गिवन बाय, तो इनमें से चारों में से किसी के एक का नाम हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, मैं इसको बता देता हूँ। इनसे इसका इंटीग्रल एजुकेशन का मतलब इंटरलिंक करना है चीजों को एक दूसरे से, जो भी हमने पढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करना। तीसरा नेक्स्ट है फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी। स्पिरिचुअल का मतलब होता है दैविक। दैविक मतलब ऐसी चीजें जो खुदा की तरफ आपको वो करती है एस्पेक्ट। तो इंडियन फिलोसफी में स्पिरिचुअल
एस्पेक्ट को तलाशना। तो इंडियन फिलोसफी में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को तलाशना, हर चीज में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें खुदा की तरफ जो भी आपको चीजें लेके जा सकती हैं उन चीजों को तलाशना, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो टीचर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। ही इज नोन एज द टीचर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, बच्चों के जो एजुकेशन है वो बच्चों के माइंड को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट दिया था कृष्णा मूर्ति, ये हैदराबाद से इन्होंने एजुकेशनिस्ट हैं। और इन्होंने क्या किया कि बच्चों से, एक तो ये होता है कि हमने एजुकेशन पढ़ा दी तो बच्चों से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बच्चों को सिर्फ ये है हमें पास होना है, पास होने के बाद हमें कोई काम नहीं करना, हमने तो सिर्फ पास होना है। तो पास होने का मतलब, जैसे बच्चों को बड़ी खुशी हुई जब प्लस टू के एग्जाम कैंसिल हो गए, लेकिन उनकी लर्निंग क्या हुई, कुछ भी तो नहीं हुई। एजुकेशन टू ट्रांसफर ह्यूमन माइंड, बच्चों के दिमाग को बदल देना है, दिमाग को पॉजिटिव साइड में बदलना है, ना कि नेगेटिव साइड में बदलना, पॉजिटिव वे में बदल देना है। तो इसको दिया था कृष्णा मूर्ति ने। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके देखते हैं, एक्सपीरियंस होता है उस चीज का और फिर वो सीखते हैं उन चीजों से। तो इसको जॉन डेवे ने दिया था, इसको प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी भी बोलते हैं। तो पहली प्रैग्मेटिज्म की महात्मा गांधी ने भी दिया था, और नेचुरलिस्टिक जो है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, नेचर से सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो जो भी चीजें लर्निंग बाय डूइंग डूइंग के अंदर आती हैं वो प्रैक्टिकली बेस्ड जितनी भी चीजें होती हैं वो प्रैग्मेटिज्म में आती हैं। तो इसको जॉन डेवे ने दिया था सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो मारिया मोंटेसरी ने दिया था सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ, हर चीज हर बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसी पढ़ाई ऐसी बच्चे हमें वो लेकर के आना है, एजुकेशन सिस्टम लाना है। और एक है किंडर गार्डन, फोकस सेल्फ एक्टिविटी क्रिएटिवनेस एंड। तो किंडर गार्डन का मतलब यही है कि वो इस तरीके की चीजें पैदा करना है, क्रिएटिवनेस एंड सोशल, तो सारी चीजों का इकट्ठा एक फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, बच्चों को सेल्फ एक्टिविटी करा के देखनी है, उनके अंदर क्रिएटिवनेस डेवलप होनी चाहिए एंड सोशल, और सोशल वैल्यूज भी डेवलप होनी चाहिए। ये दिया था फ्रोबेल ने। ये पांच छह चीजें हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिए, और ये इनके किसमें, तो उल्टा कैसे भी कभी हो सकता है कि आपको मैच करने के लिए आ जाए, हो सकता है आपको कोई भी पूछ ले। वैसे तो मैच करने के जामिया में क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि बेसिक एजुकेशन सिस्टम वाज गिवन। उसके बाद में बेसिक एजुकेशन की ही नींव रखी गई थी, बेसिक एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के ही उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को बनाया गया जामिया में। इसका ही मतलब था कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जिम्मेदारी में इसको फिर उस्तादों का मदरसा इसका नाम दिया गया। पहले आपको पता है इसका जामिया का जो टीटीआई है उसका नाम पहले क्या था, क्या कहलाता है इसको पहले, पता था आपको? नो सर। उसको बोला जाता था पहले उस्तादों का मदरसा। ठीक है। अब उस्तादों का मदरसा क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इसमें उस्ताद डेवलप किए जाते हैं। आप जब पहुंच जाएंगे, आप अगर बीएड कर लेंगे तो आप उस्ताद, एक टीचर हो जाएंगे। टीचर को उर्दू में क्या बोलते हैं, उस्ताद ही तो बोलते हैं। उस्तादों को सिखा, उसमें उस्ताद बनाए जाते हैं, मतलब पढ़ाया जाता है उन लोगों को जो कि बाद में बन के उस्ताद बनते हैं। तो उस्तादों का मदरसा, बच्चे नहीं पढ़ाए जाते इसमें, इसमें उस्ताद बताए जाते हैं, तो इसलिए इसको नाम दिया गया। तो अब ध्यान रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग इसका, कि क्यों इसको उस्तादों का, पहले जामिया का जो टीटीआई है इसका नाम था उस्तादों का मदरसा। अभी भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी भी वही काम होता है जो पहले होता था, लेकिन पहले नाम बदल दिया गया है। इज इट क्लियर? कोई पूछना है इसमें, बताएं। देखो, मैं जो भी चीजें पढ़ाता हूँ पहले उसके बीच में क्वेश्चन पूछते जाते रहिए। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो पूछिए, जो समझ में आ रहा है और क्लियर नहीं हो पा रहा है तो भी पूछिए। बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी, लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर फ्रॉम नेचर रविंद्रनाथ टैगोर, इंटीग्रल एजुकेशन श्री अरबिंदो, फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी श्री रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड जय कृष्णमूर्ति, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जॉन डेवे, सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी मारिया मोंटेसरी, और किंडरगार्टन फ्रोबेल। तो मोंटेसरी का जो है कोई भी एक में से कॉन्सेप्ट आ सकता है। अब आते हैं, हम आगे मूव करते हैं। माइक माइक बंद कर लीजिए अपना। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा काम है इवेल्युएशन करना। अब हमने पूरा काम कर लिया, टीचिंग पढ़ा दिया,
वो टीचिंग कर ली, लर्निंग हो गई, लर्नर्स की क्वालिटी पढ़ ली। अब हमारा काम क्या है नेक्स्ट, सबसे लास्ट, आप सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे हाई लेवल की थिंकिंग का काम होता है इवैल्यूएशन करना, किसी भी बच्चे को बताना। बायसनेस नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज़ तरह का इनमें। कोई भी फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। आप किसी के साथ में ज़्यादा मतलब अटैच हो जाते हैं, किसी स्टूडेंट के साथ में आपका मतलब जो टर्म्स है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, किसी को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मतलब एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है लेकिन पढ़ने में वो बहुत शरारती भी है, बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी हमें वहाँ पे किसी से अपनी बहस नहीं करनी होती है। इस लेवल पे आकर के मेथड, डिफरेंट मेथड्स हैं, कौन सा मेथड हम यूज़ करके किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी बच्चे को ऑरली वाइवा ले रहे हैं। तो वाइवा भी एक इंटरव्यू तरह का ही होता है, इसमें वो स्पेसिफिक होता है। तो हम यहाँ जो डिस्कस करते हैं वो होता है, फिर सबसे हाई लेवल की चीज़ होती है इवेल्युएशन। किसी भी चीज़ को पता करना, उसके बारे में कितनी चीज़ें, कितनी इसकी प्रोग्रेस हुई है, कितनी इसको अभी ज़रूरत है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। टीचिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। मतलब इसका काम क्या होता है, लर्निंग प्रोवाइड कराना। एंड लर्निंग इज ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। लर्निंग को अगर हम कहें तो इसका एक प्रोसेस है जिसमें नॉलेज को एक्वायर किया जाता है। एक्वायर मतलब क्या मतलब होता है एक्वायर करने का? जूबिया, तुम बताओ। फिर हासिल करना। हम्म, हासिल करना होता है। एटीट्यूड, नॉलेज, एटीट्यूड, एक उस तरह की जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। मान लो जैसे अब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको जब से टीचिंग के बारे में पढ़ना हुआ है तो कुछ इफेक्ट पड़ा है, मतलब आपको कुछ लगा कि हाँ कुछ फायदा दिखा इसका, जो अपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है अब तक। बीएड में जब हम करेंगे तो कुछ दिमाग में ऐसे लगता है कि यार टीचिंग ठीक रहेगा, ऐसा प्रोफेशन ठीक है, या उससे पहले कुछ ऐसा था, या कुछ चेंजेस दिखे आपको, नहीं दिखे अपने आप में? बताइए सोफिया। सर आपकी वॉइस कट गई थी अभी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जब से, आप आज हमारी 7th क्लास है, हम 7th क्लास में 6 क्लास हमारी हो चुकी हैं। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचर्स के क्वालिटीज, टीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्वायरमेंट और लेवल्स। हमने सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब ये बताइए कि आपको कुछ इसमें पहले के मुकाबले और अब के दौरान इसमें कुछ एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में कुछ चेंजेस दिखता है कि हाँ टीचिंग अच्छा प्रोफेशन है या खराब प्रोफेशन है, या फिर ऐसे दोनों चीजें हो सकती हैं कि नहीं ये तो हमने तो सोचा था बहुत अच्छा प्रोफेशन है लेकिन इसमें तो अजीब अजीब सी चीजें हैं, या फिर ऐसे लगता हो कि नहीं पहले तो हमें नहीं लगता था लेकिन टीचिंग में तो और अच्छा मजा आने वाला है, जब अगर टीचर बन जाएंगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा। तो कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव चेंजेस आपको दिखते हैं अपने आप में, या मतलब अपने एटीट्यूड में खुद से, या बस? यस सर, यस सर, ये मेरे साथ भी था। मेरे को टीचिंग बिल्कुल नहीं पसंद था, और अब फिर धीरे धीरे जब स्टार्ट करा तो अच्छा लगने लगा, पॉजिटिव। अच्छा, और किसी को, और कोई बताए? बहिष्ठ। सर मुझे तो पसंद है टीचिंग पहले से ही। अच्छा, पहले से ही है। अब इसको पढ़ने के बाद में जो इसकी क्वालिटीज पढ़ी हमने, टीचर की इतनी सारी जो क्वालिटीज, जबकि तुमने देखी भी नहीं होंगी इतनी क्वालिटी टीचर में होती है नहीं होती हैं, उन सारी टीचर की क्वालिटीज वगैरह को पढ़ने के बाद में लगता है कि कुछ के हाँ अच्छा रहेगा प्रोफेशन, हमें अपने अंदर डेवलप करनी, हमें अपनी डेवलप करनी यस चाहिए। सर। हम्म। चलो, जो भी है पॉजिटिव होना चाहिए यार। पॉजिटिव, कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही चेंजेस होते हैं, चेंजेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, कि उसको लगने लगे कि यार ये तो बहुत झमेला हो जाएगा जान के लिए, तो हम नहीं करेंगे टीचिंग, बीच में ही छोड़ दे रहे हैं। स्किप भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर देते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको कर देना चाहिए, आप इंटरेस्ट लें, बहुत अच्छी चीज़ होता है एक टीचर बन के, फिर बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन मैं एक चीज़ें देख रहा हूँ। तो एक एटीट्यूड डेवलप होता है, स्किल्स सीखी जाती हैं, हैबिट्स और एबिलिटीज, तो योग्य भी बन जाता है और इंसान की आदतें भी बदल दी जाती हैं। तो डिटरमिन वेदर टीचिंग हैज फैसिलिटेटेड लर्निंग। अब ये चेक करना कि वाकई में जो हमने टीचिंग किया है, हमने जो पढ़ाया है अपने स्टूडेंट्स को, क्या इससे वाकई में सारी चीज़ें हम एक्वायर, बच्चे एक्वायर कर पाए हैं या नहीं कर पाए, बच्चों के अंदर नॉलेज आई या नहीं आई, उनका एटीट्यूड बदला या नहीं बदला, उनके अंदर स्किल्स आए नहीं आए, हैबिट्स बदली या नहीं बदली, या फिर उनके अंदर कुछ योग्यता, एबिलिटीज, काबिलियत
आई या नहीं आई। तो ये चीजें हमने चेक करना है। कैसे चेक करना है, इसको बोलते हैं इवेल्युएशन। ठीक है, इवेल्युएशन का क्या प्रोसेस होता है, हमने ये चेक करना है। अब ये दो तरह से हो सकता है, अभी हम उसको आगे बताएंगे। The three independent aspects of the evaluate process. In the word, this interdependence is clearly seen when main purpose of instruction is to conceive the terms of helping students achieve a set of learning outcomes that include change in cognitive, psychomotor objectives or the desired change in the students. कॉग्निटिव चेंजेस का मतलब होता है उसके दिमाग की जो चीजें होती हैं। देखो दो तीन 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 चीजें बताई थी हमने, कॉग्निटिव और एक और बताया था अफेक्टिव और साइकोमोटर। जो दिमाग से रिलेटेड होती है उनको कॉग्निटिव बोलते हैं। जो फीलिंग्स और हार्ट से रिलेटेड होती है, मतलब हर तुम्हारे दिमाग में दिल जिनको करता है, जिससे पढ़ने का दिल कर रहा है नहीं कर रहा है, मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन, अगर आपने किसी किसी ने आपको वीडियोस दिखाई इस तरह की कि आप देखने लगे कि वो 21-22 साल की उम्र में ही आईएएस बन गया और उसने अपनी फैमिली का पूरे उसमें नाम रोशन कर दिया, तो आपको इससे क्या मिला, मोटिवेशन। मोटिवेशन मिलने के बाद आपने क्या कहा, नहीं मुझे भी पढ़ना ही है। तो ये हुआ हर्ट्स के साथ में। कॉन्शियसनेस और कॉग्निटिव का मतलब होता है मेमोरी। मेमोरी आपने याद करते हैं, याद नहीं हो रहा, लेकिन आपको किसी चीज ने आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट रखा तो आपके कॉग्निटिव चेंजेस आने लगेंगे। साइकोमोटर मतलब बॉडी मूवमेंट की वजह से होता है, हाथ पैर चलने की जैसे होता है, लर्निंग बाय डूइंग जैसे होती है। तो ऑब्जेक्टिव टू बी डिजायर्ड चेंजेस द स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब ब्रॉट अबाउट एंड द प्लान लर्निंग एक्टिविटीज टीचिंग एंड द स्टूडेंट प्रोग्रेस इन द डिटरमाइंड बाय टेस्ट और अदर डिवाइसेस। तो हम किसी भी तरह से उनको चेक कर सकते हैं। अब हमने डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जिनको हम जिनकी वजह जिनके साथ हम बच्चों को पढ़ा पाते हैं। तो एक चीज तो ये होती है कि हम उनका टेस्ट ले सकते हैं, इंटरव्यू वाइवा ले सकते हैं, जैसे अब हो रहा है असाइनमेंट लेकर के वाइवा ले लिया जाता है। हो गया एग्जाम। पहले ये होता था कि आपको पहले एक मिड सेमेस्टर जो आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस देखता है उसके साथ आपको फिर दे दिया जाता है। तो दूसरा प्रोसेस क्या होता है, दूसरा प्रोसेस उसके बाद आपसे एक फाइनल एग्जाम होता था 70 मार्क का, 75 मार्क्स का। उसमें आपकी प्रोग्रेस देख करके आपको आगे मूव करा दिया जाता है कि हाँ आप लायक हो गए कि आप अपनी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेमेस्टर में एंट्री दे सकते हैं आपको। और भी कुछ होते हैं, क्वांटिटेटिव नंबर्स वाले भी होते हैं, जैसे ओएमआर शीट होती है कि आपको एक एग्जाम ले लिया जाता है। जब जैसे जामिया में एंट्री लेने के लिए भी तो एक एग्जाम होगा ना, जामिया में एडमिशन लेने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और इंटरव्यू भी होगा, जैसे जामिया में अगर आपका नंबर आया था तो इंटरव्यू भी होगा बीएड वालों के लिए। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ वेज हैं किसी को इवेल्युएट करने के लिए कि ये इसके लायक है या नहीं है, या इस लायक है कि इसको एडमिशन दिया जाए या नहीं, या इस लायक है कि इसको आगे प्रमोट किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनको इवेल्युएशन बोलते हैं। तो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन, तो नंबर 1 इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब होता है इट मस्ट ट्राई टू एक्सेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब हमने सिर्फ उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं देखना, उसका एज भी देखनी होगी। अब 10th क्लास में वो 7 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा हो 10वीं क्लास में, हम उसको एडमिशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसकी एज मेच्योरिटी लेवल जो है वो इस लेवल का नहीं है। दस डिफरेंट गिफ्टेड चाइल्ड को हमेशा अलग रखा जाएगा। कि आप कभी कभी एग्जाम्पल देने लगे कि सर उसने एक बच्चा था उसने 10th क्लास में इतने, वो तो सबसे छोटी क्लास उम्र में 16 साल की उम्र में उसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी डिग्री कर ली, तो वो गिफ्टेड होते हैं, उनकी बात को हम नहीं करते, हम एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स माइट बी यूज्ड बाय टीचर्स टू वैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड। हर बच्चे की हमने एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट चेंज करना है। एस्पेक्ट कौन कौन से हमने चेक करने हैं, ये देखो हमने जो यहाँ पे बताया था, एक्वायरिंग नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स एंड एबिलिटीज, ये एस्पेक्ट है, इनको चेक करना होता है हमने। एक होता है कंटिन्यूस इवेल्युएशन। कंटिन्यूस इवेल्युएशन का मतलब होता है as a process education, it is not just an examination but a part of evaluation process। आपका जो बीच में मिड सेमेस्टर होता है स्कूल में, आपने देखा होंगे SA1, FA1, FA2, FA3, फिर SA1, फिर उसके बाद फिर FA3, FA1, FA2, FA3, फिर SA2 होता है। तो इसका मतलब बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 एंड देन समेटिव असेसमेंट 1। तो
समेटिव असेसमेंट के बाद क्या पहले फॉर्मेटिव में आए बच्चों के 20 में से आए 15 नंबर, सॉरी 20 में से आए 10 नंबर, तो उसको बोला गया कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, आपको अच्छे से अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर दोबारा उसने टेस्ट दिया, दूसरे टेस्ट में आए उसके 20 में से 15 नंबर। अभी भी टीचर ने कहा तुम्हें अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, 75% आपका आ रहा है। उसको आपने उसने ट्यूशन वगैरह दिला दिया, ट्यूशन वगैरह से करने के बाद में क्या हुआ कि उसके बच्चे क्या आते हैं 20 में से 19 नंबर। तो इससे क्या हुआ कि तीनों बार उसके इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, इससे हुआ कंटिन्यूस। बच्चे को पता चलता गया कि मेरी वीकनेस कहाँ थी, मुझे कहाँ क्या तैयारी करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यू इवेल्युएशन, कंटिन्यूस इवेल्युएशन, ठीक है। एक होता है, फिर उसके बाद एक होता है फाइनल एग्जाम। आपका कंटिन्यूस तो बता दिया, अब उससे पता चलना है कि आपको प्रमोशन का होना चाहिए, प्रमोट होने चाहिए आप क्लास में, अगली क्लास में या नहीं। तो ये होगा, इसके लिए होगा समेटिव, ऐसे 1 या ऐसे 2। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इवेल्युएशन जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। अब एक्टिविटीज, बच्चों की एक्टिविटीज ये ऑब्जर्वेशन से होती हैं, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन के थ्रू की जाती हैं। जैसे बच्चे शरारती ज्यादा हैं या कुछ बदतमीजियां कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं जो कि बच्चे प्रमोट कर रहे हैं, हम उनको आगे बढ़ा देना चाहिए। कई बार बच्चे, हम उसको सिखाते कुछ हैं और वो बहुत बच्चा उससे आगे की चीजें सीख लेता है। तो इससे क्या करते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि इसको आगे बढ़ा देना चाहिए हमें अगली क्लास में, क्योंकि बच्चा एक्स्ट्रा टैलेंटेड है। तो उसको आगे, वो कम उम्र में उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये चीजें होती हैं। CBSE continuous and the comprehensive evaluation is based on the above two parameters. CCE help in आपने देखा होगा CBSE का जो है comprehensive, CCE CBSE का एक CCE वो चल evaluation है, based evaluation है, help in improving student performance by identifying his or her difficulties in regular time interval right from the beginning of the academic session, employing suitable remedial measure for enhancing their learning performance। अब इसके फैक्शंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, फंक्शंस बोलते हैं जिनको। सर ये किन किन हाँ, सर सीसी पैटर्न वही वाला होता है ना, एफए और एसएज वाला? FA और एसएस वाला, हाँ वही इस पैटर्न होता है, इसी के जरिए काम ही होता है। अब इससे कंटिन्यूस का मतलब तो ये होता है कि हमने कंटिन्यूस FA1 FA2 FA3 जो होते हैं इनको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और ये कंटिन्यूस में आते हैं, बताते पता चलते चलता है, साथ साथ हर महीने पता चल जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल पे आप एग्जिस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। मान लो इंग्लिश में आपके सब्जेक्ट में आ रहे हैं 19 मार्क्स, मैथ्स में आ रहे हैं आपके 8 मार्क्स, तो आपको मैथ्स में ज्यादा फोकस करना है। ये हो गया आपका कंटिन्यूस। कॉम्प्रिहेंसिव लास्ट में होगा एग्जाम, उसको देखना है कि आप इस लायक हैं या आप आगे बढ़ाए जाएं। सारी चीजें आपने स्किल्स जो हमने क्लास की जरूरत थी कि 8th क्लास में बच्चों को क्या क्या आना चाहिए, वो सारी चीजें आपको आ गई या नहीं आ गई। अगर आ गई तो फिर हमें आपको अगली क्लास में प्रमोट कर देना चाहिए। लेकिन अब जो है 8th क्लास तक नो डिटेंशन रूल है, तो इसमें फेल तो कर ही नहीं सकते हम। सर इवैल्यूएशन और असेसमेंट में क्या डिफरेंस है? असेसमेंट जो होता है वो किसी और बहुत सारे बेसिस पे होता है। जैसे हम अगर यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया और समेटिव असेसमेंट हो गया, और एक होता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन जो होता है वो किसी चीज का, एक पर्टिकुलर चीज को कर रहे हैं हम, असेसमेंट कर रहे होते हैं इसके बारे में, जैसे हमने अभी बताया ना बहुत सारी चीजों को। और इवेल्युएट जो करते हैं हम उसको पूरा का मतलब एज अ होल करते हैं, उसको इवेल्युएट करना होता है। जैसे आपका जब रिजल्ट आता है तो इवेल्युएटिव आता है, असेसमेंट नहीं आता है। तो इवेल्युएशन का मतलब आपको देखा जाएगा कि उसमें आपके क्लास में एटमॉस्फेयर कैसे, क्लास में किस तरह का बिहेवियर था, तो उसमें कैरेक्टर में गुड लिखा जाता है, हाईली मोटिवेटेड लिखा जाता है, लिखा रहता है ना उसमें सारी चीजें। तो इवेल्युएशन होता है वो। लेकिन जब आपका जो असेसमेंट के रिजल्ट आते हैं, ऐसे 1 ऐसे 2 का रिजल्ट आता है, उसमें क्या लिखा होता है, कुछ भी तो नहीं लिखा होता, सिर्फ मार्क्स बता दिए जाते हैं कि 20 में से इतने हैं, 15 में से इतने हैं। सर बच्चे का असेसमेंट पहले होता है और इवैल्यूएशन बाद में? इवेल्युएशन बिल्कुल लास्ट में होता है, किसी भी चीज का जो इवेल्युएशन होता है वो लास्ट में होता है, बिल्कुल आखिर में उसकी सारी चीजों को हमने इवेल्युएशन ऑफ इसका हमने करना है। जैसे मान लो हमने टीचिंग कोई बनाते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे पॉलिसी बनाते हैं, तो पॉलिसी को इवेल्युएट करना है, कितना अच्छा कामयाब है, कामयाब है या नहीं है। तो इसको जब हम इवेल्युएट करेंगे
तो हम इसके सारे एस्पेक्ट को देखेंगे कि बच्चों के एस्पेक्ट से, टीचर के एस्पेक्ट से, कंट्री के एस्पेक्ट से, इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट से। और असेसमेंट करना है तो हमने सिर्फ इसको ये पता करना है कि ये इम्प्लीमेंट करने के बाद किस सक्सेसफुल हो रही है। हमने बस ये देखना है कि बच्चों का रिजल्ट बढ़ा या नहीं बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर हम किसी और एस्पेक्ट को नहीं देखेंगे। तो असेसमेंट करना तो उसको आसान वो होता है। और इसको मैं आगे दोबारा से बता दूंगा आगे चल के थोड़ा सा और असेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट इसमें क्या है, फंक्शंस। evaluation does not end with the summarization of result। मतलब हमने समरी लिख दिया, उसमें पूरे लिख लिख करके दे दिया कि बच्चे का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत माहिर है, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें करता है, एक्टिविटी बहुत अच्छी हैं, और ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व रहता है, और बच्चों बड़े टीचर्स की बड़ी इज्जत करता है। 1 मिनट। तो सॉरी, फिर से कॉल आ रहा है। हम्म, इसके जो इफेक्टिवनेस है, 1 मिनट, आप लोग इसको पढ़िए, मैं एक 2 मिनट लूंगा आप लोगों के। बस मुझे एक पार्सल रिसीव करना है। फीडबैक यहाँ से लेकर के इसको बताइए, मैं आकर के बताता हूँ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सभी को। कोई बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रहा है? सॉरी, वो थोड़ा सा बीच में कॉल पार्सल आ रहा था तो जैसे कॉल आ रहा था। मैं भी उसमें स्टार्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग 1 मिनट पढ़िए बस। इसको देखिए, मैं बस 2 मिनट लूंगा आपके। मैं इसको सिर्फ 2 मिनट में कर रहा हूँ, आप लोग इसके एक बार देख।
क्लास अगर आप सब एग्री हो तो बीएड का एक ग्रुप बना ले जिसमें सारे नोट्स शेयर कर लेंगे, उस ग्रुप में सब मिक्स हो जाता है। कोई बोलेगा कुछ? मेरा तो डीएलएड है बहन। मतलब एंट्रेंस तो सेम ही होगा ना? बीएड का कोई भी नहीं है? यस मैं हूँ। तो शमा आप अपना या तो नंबर शेयर कर दो, हम दोनों एक साथ वो कर लेंगे प्रिपरेशन। ऐसे सब होश पोश हो रखा है, सब एक ही ग्रुप में सारे नोट्स आ जाते हैं। ठीक है, मैं नंबर सेंड कर दूँगी। हम्म। सॉरी बीच में डिस्टर्ब होने के लिए। आपने पढ़ाई है सारी चीजें जो मैंने बोला था अभी? हेलो। यस सर। हाँ बताइए। एक एक करके बताइए। इससे मोटिवेशन क्यों मिलता है? वैल्यूएशन से मोटिवेशन कैसे होता है? अगर किसी का फंक्शन है, वैल्यूएशन करते हैं हम किसी को, तो उससे मोटिवेशन कैसे होता है? देखिए, जब मोटिवेशन का मतलब वही होता है कि अगर किसी बच्चे के 20 मार्क्स आते हैं, तो दो तरह का मोटिवेशन होता है इसके पास में। एक तो ये कि उसको हर बार उसको ये लगता है कि मैं टॉपर हो सकता हूँ क्लास का। ठीक है। तो क्लास में टॉपर होने का मोटिवेशन होता है उसके पास में। और दूसरा क्या होता है कि उसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, तो इससे वो हाईली मोटिवेटेड रहता है। दूसरा, जो बच्चे कम मार्क्स लेकर के आते हैं उनको मोटिवेट करके हम किसी तरीके से, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, गाइडेंस प्रोवाइड करा दी जाती है,
गाइडेंस के बाद उनको बताया जाता है कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा वीक है। अगर वो वीक सब्जेक्ट है तो उसमें फिर उनको साथ में वर्क करके और उनको प्रोवाइड करा दी जाती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बाद उनके जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। इसमें रेमिडिएशंस, रेमिडिएशंस का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है कि जिस एरिया में मान लो आपका मैथमेटिक्स वीक है या साइंस वीक है या इंग्लिश वीक है, तो आपको रेमेडियल क्लासेस भी वगैरह, आपने सुना है रेमेडियल क्लासेस? रेमेडियल क्लासेस सुना है किसी ने? बताओ तो, कुछ तो रिप्लाई किया करिए आप लोग। No, sir. रेमेडियल क्लास, एक्स्ट्रा क्लास। Yes, sir. यस सर। एक्स्ट्रा क्लासेस का क्या मतलब होता है, वो क्यों प्रोवाइड कराई जाती हैं? सर हर वीक किसी को स्टूडेंट्स के लिए। देखो, उसमें रेमेडियल क्लास जैसे मैथ्स की एक्स्ट्रा, ज्यादातर में एक्स्ट्रा क्लास किस चीज की लगाई जाती है? सर मैथ्स या Math, इंग्लिश। science. तो मैथ्स की रिमेडियल क्लास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मैथ वीक है या मैथ में सिलेबस पीछे रह गया, क्यों? क्योंकि आप लोग उस तरीके से पढ़ नहीं पा रहे थे, उस पेज से नहीं पढ़ पा रहे थे जिस पेज से सारी सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए थे। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाती हैं, रेमेडी का मतलब होता है उस वक्त आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो रेमेडिएशन का मतलब होता है इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरिया। जब हम कंटिन्यूस असेसमेंट कर रहे होते हैं किसी चीज़ का, तो हमें ये पता चल जाता है कि इस किस एरिया में इसका पर्टिकुलर स्टूडेंट का वीकनेस है, तो फिर हम उसको रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। या बहुत सारे लोग होम ट्यूशंस ले लेते हैं या फिर ट्यूशंस पे चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो अपने आप सब्जेक्ट को जब पता चलता है कि पेरेंट्स को पता चलता है कि इसको मार्क्स मैथ में तो इससे क्या होता है कि रेमेडियल क्लासेस मतलब उसको मैथ्स की क्लास दे दी जाती है या फिर होम ट्यूशंस प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इससे उसका ये हो जाता है कि अब वो बच्चा मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है रेमेडियल क्लासेस मिलने के बाद। दूसरी चीज होती है फैसिलिटेट प्लानिंग। फैसिलिटेट प्लानिंग का मतलब होता है इट हैज द टीचिंग इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग एक्टिविटीज। अब उसको क्या करना चाहिए? पहला असेसमेंट देखा, बच्चों के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो उसको अब प्लान करना होगा कि मेरी क्लास में बच्चों के मार्क्स कम हैं, रीज़न क्या हुआ? रीज़न ये हो सकता है कि उसको क्लास में उसके बच्चों का पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा था, या बच्चे उसके मेथड से, जिस मेथड से वो पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। और इम्प्लीमेंट लर्निंग एक्टिविटीज़, वो कोई भी एक्टिविटी करके दूसरी एक्टिविटीज़, दूसरा मेथड अप्लाई करके बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है। रिवीजन ऑफ कैरिकुलम, रिवीजन ऑफ कैरिकुलम जो भी, इससे क्या होता है कि जब हम पता करते हैं तो बच्चों को पूरा का पूरा पता चल रहा है कि हमने लास्ट में देखा स्कूल्स का रिजल्ट, हमने जैसे मान लो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो दूसरी तरह की लर्निंग की बात की गई है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कि बच्चों को तब तक पढ़ाना है जब तक बच्चे उसमें महारत हासिल नहीं कर लेते, चाहे टाइम हो ना हो। अब हो सकता है कि कामयाब हो ना हो सकता है। तो हमने ये नहीं देखना है कि इसकी कामयाबी होगी, या बहुत सारे पहले चल रहा था कि बच्चे सीख ही नहीं रहे कुछ भी। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे, इनमें पता चलता है कि बच्चों की मैथ्स में बहुत वीकनेस है। उनको फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट को थर्ड क्लास तक की मैथ्स नहीं आती, एट्थ क्लास के स्टूडेंट को फिफ्थ क्लास तक की मैथ्स नहीं आती। तो फिर किस फायदे का हमारा पढ़ाने का तरीका? तो इस वजह से हमारा पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे के पूरे कैरिकुलम को चेंज कर दिया। तो कैरिकुलम जो रिवाइज करती है गवर्नमेंट, वो इस वजह से करती है ताकि उन्हें देखता है 10-15 साल हो गए हमारे बच्चों को पढ़ाते हुए, हमारे बच्चों में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, इसका मतलब हमारे कैरिकुलम में कोई ना कोई कमी है और उस कमी को हमें सुधारना होगा। आया समझ में? और यस सर। दूसरा होता है इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन। आप लोग कभी आप लोगों का सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल को किस किस बेस पे कंपेयर करते हैं, बताइए? बहुत सारे So बेसिस what? होते हैं ना। प्राइवेट स्कूल्स को, या फिर दो स्कूल्स हैं, एक तो दिल्ली पब्लिक स्कूल है। कैसा स्कूल होता है दिल्ली पब्लिक स्कूल की क्वालिटी कैसी है? सुना है दिल्ली पब्लिक स्कूल? आर के पुर दिल्ली पब्लिक Yes. स्कूल, गोइंकास, डीएवी, हमदर्द।
और ये कुछ स्कूल्स हैं, मतलब ये बहुत मतलब अच्छे स्कूल्स में, अगर डीवीज को हम कैलकुलेट करें, गोइंकास को करें, दिल्ली पब्लिक स्कूल को करें, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। सर न्यू और हाइलैंड। ये, हाँ, और एक क्वालिटी जो हमारे आसपास में जो लोकल स्कूलें हैं तो प्राइवेट सीबीएसई बोर्ड के, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत खराब है, बच्चों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है। तो इनको किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं? कंपैरिजन के और भी तो प्रोसेस हो सकते हैं ना। इससे क्या होता है, कंपैरिजन करके देखते हैं हम, हमारे जो हम अपनी लैंग्वेज में कनेक्ट करें तो इनसे चीज़ों के क्या होता है, कंपैरिजन डेवलप होता है। हम लोग देखते हैं कि इस स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसको स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है उनके टीचर्स अच्छे ना हो सकता है उनके पास हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो लोग। हो सकता है उनके पास इतने अच्छे लर्निंग फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा पाते हो, या इन्वायरमेंट ना हो, या लोकेलिटी अच्छी ना हो, या स्टूडेंट्स अच्छे ना हो। तो बहुत सारे बेसिस होते हैं जिनके ऊपर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि बच्चों की लर्निंग अच्छी क्यों नहीं हो रही है, जबकि दूसरा स्कूल है उसमें बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे। तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे टीचर्स के फैसिलिटी, सबसे पहले किसको पता है? यही होता है। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है मेरी। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि इंटर इंस्टीट्यूशन कंपैरिजन मतलब एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट का कंपैरिजन किया जाता है। तो वो कौन कौन से बेसिस होते हैं? पहली चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ पे आते हैं टीचर्स। हम टीचर्स को कंपेयर करते हैं। दूसरी चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरी चीज़ होती है लर्निंग फैसिलिटीज़, मतलब आईसीटी का इस्तेमाल कितना है, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है नहीं होता है, और एक्टिविटीज़ कैसी हैं, पढ़ाने में टीचर्स की एबिलिटी कैसी है, और स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, लोकेलिटी कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें हम कंपेयर करते हैं। तो इवेल्युएट जो करते हैं हम, बहुत सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करने के बाद में पता करते हैं कि ये स्कूल जो है, मान लो अलीगढ़ किसी स्कूल की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जैसे दी जाती है, जामिया मिलिया इस्लामिया को 10वें नंबर पे रखा गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी को 15वें नंबर पे रखा गया। तो 15वें नंबर पे होने का क्या मतलब है उसका? ये इवेल्युएशन होता है उसका। इवेल्युएट मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठा करते हैं, रिसर्च में क्या कर रहे हैं, बच्चों की जॉब कैसी मिल रही है, और पढ़ाने की टीचर्स स्टूडेंट रेशो कैसा है। आप इसको एक बार पूरी रिपोर्ट पढ़ें किसी भी चीज़ का, उसकी होती है NIRF, नेशनल, मैं इसको बता रहा हूँ, NIRF रैंकिंग देख लेना, इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं याद आ रहा है। ठीक है, उसमें पता चल जाएगा कितने बेस होते हैं। ये 7 बेसिस पे, 7 पॉइंट्स पे वो इवेल्युएट करते हैं किसी भी चीज़ को। एक होता है एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग, इट रिलेट टू द सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्लेसमेंट, प्रमोशन एक्सेट्रा। तो एजुकेशनल डिसीजन कि ये किस तरह से उनको क्लासीफाई करते हैं, प्रमोशन और प्लेसमेंट प्रोवाइड करा पाते हैं। सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स। तो लास्ट में क्या होता है, सबसे हर जो PTM जो होता है उसमें क्या होता है, PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें मार्क्स बता दिए जाते हैं। लास्ट में फाइनली जब आपको फाइनल असेसमेंट के जो रिजल्ट दिए जाते हैं उसमें क्या होता है कि आपको रिपोर्ट जो है वो पेरेंट्स को सौंप दी जाती है, देखिए आपके बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, कितना बच्चा आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये जो थे, दीज आर सम क्वालिफिकेशंस, दीज आर द फंक्शंस ऑफ, फंक्शंस का मतलब उसके क्या क्या उसके अंदर यूज होता है। अब हम करते हैं टेक्निक्स को डिवाइड। देखो, सर हाँ बताओ। सर मेरा फोन ऑफ होने वाला है और लाइट नहीं आ रही हमारे घर, तो आप तो बाद में पढ़ा देंगे अगर जब ऑफ हो हाँ, जाता है चलो तो। उसको बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल तो हमें अपने टाइम तक, क्योंकि जब तक सर नहीं आते, दूसरे टीचर क्लास का टाइम है 11:30 तक। आपका अगर फ़ोन बंद हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मैं उसको पहले तो सेंड कर दूंगा मैं इसको ग्रुप में, आप इसको पढ़ लेना। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वहीं से पूछ लेना मुझसे जहाँ से बीच में छूटा था। ओके सर, थैंक यू। हाँ, देखो, जो एवेल्यूएशन होता है वो दो तरह से होता है, दो तरह से वैल्यूएशन कैसे कैसे। अच्छा चलो, एग्जाम का पैटर्न बताओ कि स्कूल में कैसे कैसे पैटर्न बताएं, आप लोगों ने कैसे कैसे पैटर्न पे वो दिया है। मैं आपसे पूछता हूँ सवाल में, कौन कौन है। हम्म, इसमें बताएंगे अब रिमशा और शमा। बताओ कि पहले एक बात बताओ कि स्कूल में असेसमेंट किस तरह के होते हैं, किस तरह तरह के एग्जाम होते हैं।
रिमशा। निसार अहमद। निसार अहमद। आवाज आ रही है मेरी निसार? जूबिया। जूबिया, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। फिर आप लोग कोई भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? देखो, मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के स्कूल्स में किस तरह के असेसमेंट होते हैं, आपके एग्जाम कैसे कैसे हुए हैं अब तक? सर ऑब्जेक्टिव हाफ क्वेश्चंस? ईयरली, क्वार्टरली। नहीं, उसमें नहीं, इस तरह, अब वो तो हमने बता दिया, उनको बता दिया हमने, वो टर्म बेस होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होते हैं, इनको बोलते हैं। अब अभी हमने ये बताना है कि एग्जाम कैसे कैसे होते हैं। देखो, एक क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट से थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, और फिर उसके बाद में ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये सब हो जाता है, इसके बाद में ऑरल टेस्ट भी होता है, और असेसमेंट वो भी मान के पैसेज क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ होता है, जैसे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, बच्चे खेल में, एक्टिविटीज में ग्रुप डिस्कशन करा के बच्चों को देखा जाता है कितने मार्क्स होते हैं। तो इन एग्जाम्स में सबसे चीज निकल के आती है, कुछ एग्जाम्स में तो ग्रेड मिलते हैं, कुछ एग्जाम्स में मार्क्स मिलते हैं। ये होता है ना कि कुछ एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट जो है मार्क्स दे दिए जाते हैं कि 20 में से 18, 20 में से 17, 20 में से 15। तो इसको, जहाँ पे नंबर्स का खेल होता है, नंबर्स का गेम होता है, वहां बोला जाता है कि इसको देंगे हम, अ, इसको रखा जाएगा इस कैटेगरी में, मतलब क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं इसको। मतलब जहाँ पे नंबर्स का गेम होता है, नंबर्स के दिए जाते हैं, मार्क्स मार्किंग की जाती है नंबर्स में, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 300, तो उनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन। समझ में आया? उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, जहाँ नंबर्स का होता है। जैसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं ना, तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें नंबर्स का पढ़ रहे हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, उसमें नंबर्स का गेम कम होता है, उसमें फिगर्स होती हैं, रिलेशंस होते हैं, तो मैथ्स का इस्तेमाल कम होता है, वहाँ पे क्वालिटी देखी जाती है आपकी, कितनी सोशल थिंकिंग कैसी है, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव में नंबर्स में पढ़ते हैं आपके, रीजनिंग होती है, मैथ्स होती है, रिलेशंस होते हैं, या टाइम एंड वर्क वाले होते हैं। तो दो तरह का इवेल्यूशन होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव एवेल्यूएशन और एक होता है क्वालिटेटिव एवेल्यूएशन। तो पहले पढ़ेंगे हम क्वांटिटेटिव। इसमें क्या क्या होता है? रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं, इट ऑल्सो नोन एज द पेपर पेंसिल टेस्ट। इसमें आपका एक पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। इन दिस टेक्निक द आंसर आर टू बी रिटन एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है, ऐसे ही जैसे आपको आंसर देना होता है। इसमें ऑरल एग्जामिनेशन भी हो सकता है, मतलब आपको सीधे बस खड़े होकर के आपसे वाइवा भी पूछा हो, आपका वाइवा हो सकता है, आपका इंटरव्यू हो सकता है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी हो सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है, उसमें आपको नंबर दे दिए जाते हैं, 40 में से आपने 45 नंबर तक का काम कर लिया, आपने सवालों के जवाब दे दिए, तो यहाँ पे होता है द टेस्ट इज नेसेसरी टू टेस्ट एक्सपेरिमेंट एंड मैनिपुलेटिव स्किल्स ऑफ अ लर्नर। आप कितना बातों को मैनिपुलेट कर पाते हैं, पर्टिकुलरली इन सब्जेक्ट सच एज साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट एंड म्यूजिक। आप यहाँ पे इन चीज़ों को कितना अच्छा कर पाएंगे। एक होता है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव टेक्निक्स, सॉरी। इसमें क्या होता है? ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में आपको ग्रेड दिए जाते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अब ग्रेड को फिर मार्क्स में चेंज कर दो तो बात अलग है, लेकिन आपको ग्रेड, ए ग्रेड के स्टूडेंट, बी ग्रेड, सी ग्रेड, या ए प्लस एंड ए। जैसे आपने यूनिवर्सिटी का जब जामिया के बारे में पढ़ते हैं तो नैक ग्रेड ए लिखा होता है। तो नैक जो होता है, नैक जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम करता है। नेक जो है, दिस इज अ सिस्टम, वो जो है इवेल्युएट करता है दिस पर्पज एंड सिस्टमैटिक एंड द केयरफुली व्यूइंग द ऑब्जर्विंग द बिहेवियर एंड रिकॉर्डिंग इट।
उससे रिकॉर्डिंग भी, उसके बिहेवियर की रिकॉर्डिंग भी की जाती है, ऑब्जर्वेशंस भी किए जाते हैं। जैसे आप लोग किसी चीज़ को कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को नोटिस करते जा रहे हैं। ये ज़्यादातर जो सीडीएस या एग्जामिनेशन इंटरव्यूज वाले जो होते हैं, आईएएस पीसीएस वाले जो इंटरव्यूज होते हैं, उनमें बहुत हाईली लेवल का इंटरव्यू को रिकॉर्डिंग भी की जाती है, और वो क्वेश्चंस भी हाई लेवल के होते हैं। तो इंटरव्यू इन समटाइम्स सुपीरियर टू अदर डिवाइसेस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू लेना बहुत, मतलब हो सकता है कि आपके अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा है, अच्छी नॉलेज है, लेकिन आपको बोलना बिल्कुल नहीं आता। तो किसी चीज के बारे में आपके व्यूज जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो इससे पता चलता है कि नॉलेज जो इंटरव्यू जो है वो कभी कभी सुपीरियर डिवाइसेस होती है। इट इज बिकॉज द फैक्ट दैट पीपल आर यूजुअली मोर विलिंग टू टॉक देन राइट। तो इंसान जो है जब वो लिखना नहीं चाहता, सिर्फ बताना चाहता है किसी चीज को, तो वो इंटरव्यू सबसे अच्छा होता है। तो ये इंटरव्यू जो होता है वो क्वालिटेटिव, इसमें क्वांटिटी की पता नहीं होता कि कितने नंबर मिलेंगे। यहाँ ग्रेड्स दे दिए जाते हैं, ऐसी चेकलिस्ट बना ली जाती है। चेकलिस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट that is used for the collecting the recording evidence of regarding significance tendencies the pupil। तो इसमें हम जैसे किसी चीज के बारे में लिख देते हैं, एक पूरा हमने लिखा कि उसमें हमने 5-6 चीजें लिख दी। आप लोग जैसे जनगणना होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, तो उस विषय में भी चेकलिस्ट होती है कि आपके घर में कितने आइटम्स हैं, आपका घर खुद का है या किसी किराए के मकान में रहते हैं। और ये सारी चीज़ों के 10-15 चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर एक चेकलिस्ट बनी होती है कि आपके पास ये सामान है नहीं है, फ्रिज घर में है नहीं है, बाइक कितनी है, कितने लोग हैं, कार है या नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आपकी क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा सारे लोगों के पास। तो इंडिया में फिर एक लास्ट में एक रिपोर्ट आती है कि हिंदुस्तान में कम से कम 20% लोगों के घरों में या 20% लोगों के पास जो है वो एक दोपहिया वाहन है, या फिर फोर व्हीलर है, 4 पहिए वाली गाड़ी है कोई भी। या फिर चेक एक ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया में दिल्ली के सारे लोग, चाहे वो 15 साल से ऊपर के सारे बच्चों के पास मोबाइल फोन्स हैं। ये भी हम बता सकते हैं, 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं या 15 साल से छोटे बड़े बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें फैमिलीज ऐसी भी जिनके पास। तो हम इन चीज़ों को चेकलिस्ट बोलते हैं कि हम एक रेश में लिखते जाते हैं कि है या नहीं, इन चीज़ों को तो टिक करते जाते हैं बस। फिर हम उनको काउंटिंग करते हैं लास्ट में, और लास्ट में लिख के दे देते हैं कि हाँ इतने लोगों के पास है। तो एक लिस्ट बन जाती है उससे। फिर होता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल आपने देखा होगा कि जैसे भी किसी चीज़ के आपने सामान खरीदा, उस सामान के खरीदने के बाद या कहीं पे कुछ खाना खाया या कहीं भी, तो आपको एक लिस्ट आती है, उसमें देखते हैं, इसको बोलते हैं रेटिंग स्केल। आपको 5 स्टार में से स्टार्स देने होते हैं। या आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो आप सबसे पहले उसकी रेटिंग देखते हैं कि इसकी रेटिंग तो अच्छी नहीं है, आप किस उसने लोगों ने उसको दे रखा है 2.5 स्टार्स। दूसरी कंपनी का है कोई चीज़, फिलिप्स का है या कोई और चीज़ है, मान लो कोई भी एक कंपनी, में पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उसका रेटिंग है 4.5। जिससे फोन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, आईफोन की रेटिंग दे रखी है 4.8। और हमने लास्ट में कोई लेनोवो या कोई और जो जैसे आते हैं फोन वेराइटीज में, उनकी रेटिंग दे रखी है 2.4। तो विच वन इज गुड, कौन सा सबसे अच्छा होगा? सर आईफोन। ऑब्वियसली जो जिसकी रेटिंग अच्छी है। हमने रेटिंग्स के ऊपर देखना है। फिर कॉस्ट में देखते हैं कि उसी रेट में बराबर बराबर रेंज है, मान लो ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, रेडमी है, और ये है, ये सारे रेंज रेंज देखनी है। तुमने 15,000 रुपये तक का रेंज देखना है। तो इस रेंज में आपको रेंज देखनी है, फिर क्वालिटीज देखनी है, और फिर उसकी रेटिंग देखनी है। तो एक की रेटिंग 4.8 है, 4.5 है, एक की रेटिंग 4 है, लेकिन उसकी कॉस्ट 1,000 रुपये कम है। तो आप लोग सबसे प्रेफर किसको करेंगे? तो ये होती है रेटिंग स्केल। इससे क्वालिटी क्वालिटी का पता चलता है। तो हम इसको बच्चों को भी ये रेटिंग स्केल रेटिंग करते जाते हैं कि हमने कोई चीज़ बनाई, बच्चों को ये चीज़ आती है, उसको पढ़ना है, वो बच्चा उसमें कैसा था, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है, या किसी भी चीज़ में, इसको रेटिंग स्टार्स में दे देते हैं। तो हमने कहा उसको ए+ ग्रेड दे देते हैं। तो ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च में वो आता है। एक होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। An anecdotal records, cumulative records, card, and diaries of pupils that some others device used in evaluation process to know the detail about the child behavior। हमारे पास तुमने एक बच्चों के साथ में सारे स्कूल्स में आजकल एक डायरी होती है ना, यस उस सर। डायरी में उस डायरी में टीचर क्या क्या चीजें लिखते हैं? बच्चे डरते क्यों हैं उसमें डायरी में लिखवाने से? कभी कभी कुछ लिखने से, असाइनमेंट वगैरह लिखवाने से डरते हैं। असाइनमेंट के अलावा जैसे कोई शिकायत होती है, तो मैम को अगर मैम ने कह दिया कि लाओ डायरी लेकर आओ, उसमें तुम्हारी बातें लिखी जाएंगी। यस सर, बिहेवियर के ऊपर भी ग्रेड्स देती हैं।
हाँ, तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स भी पढ़ते हैं उसको कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, और लास्ट में उसको फिर वो इफेक्ट करता है उसके इवेल्यूशन को, क्योंकि हर वक्त तो याद नहीं रहेगा कि इस बच्चे ने ये शरारत की थी। कभी भी हर वक्त तो नहीं रहेगा ना याद के बच्चे ने पूरे साल बाद जब लास्ट एंड हो जाता है तो उसके वक्त तो याद नहीं रहेगा कि बच्चे ने क्या शरारत की थी। लेकिन एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। उस अवेलेबिलिटी के बाद में हम पता कर सकते हैं तुमने फला टाइम ये शिकायत वो किया था, काम किया था, और इसकी सजा तुम्हें मार्क्स में तो उसको लिख दिया जाता है कि तुम्हारी एक्टिविटीज, बच्चे की एक्टिविटीज बहुत अनसोशल हैं, मतलब अच्छी एक्टिविटीज नहीं है, या तो किसी के पास में उसने कोई भी गलती की है, हम उसको A to Z हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी वैल्यूएशन में आती हैं, वैल्यूएशन टेक्निक्स में आती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। तो क्वालिटेटिव में जिन चीज़ों से उसकी क्वालिटी पता चलती है, दूसरी चीज़ में जहाँ से उसके नंबर्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि नंबर कितने, नंबर 100 में से कितने दे दिए। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा रिसर्च को भी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव में ही बदल देते हैं कि ग्रेड मिला A, और A ग्रेड को हमने सोच लिया कि 90 तक, 80 से 90 के बीच में वेरी करता है। तो हम उसको बदल देते हैं परसेंटेज में। जैसे जामिया में ग्रेड मिलते हैं, 8.3 मिल रहा है, 8.5 मिला, तो हम उसमें क्या करते हैं, 9.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एक्चुअली वो परसेंटेज नहीं होती, हम उसका एवरेज ले लेते हैं। वो रियल में जो नंबर्स होते हैं ना वो नहीं होते। उससे क्या होता है, हम सिर्फ एवरेज निकाल लेते हैं कि नियरली इतना हो सकता है, एग्जैक्टनेस नहीं होती उसमें। लेकिन हम जब क्वालिटी क्वालिटी या क्वांटिटी का रिसर्च करते हैं तब उसको इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ जो था आज का जो हमने पढ़ा, दिस इज ऑल अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड में जो सर भी हमने चीज़ें पढ़ी। हाँ बोलो। सर हमने आपको आपके नंबर पर क्वेश्चंस भेजे सर, प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन से क्वेश्चंस हैं? सर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। अच्छा चलो मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। हम्म देखो इसमें क्वेश्चन तुमने पूछा है, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी। इसमें क्या है, एनकरेज द स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चंस, एनकरेज टू सर्च आंसर इंडिपेंडेंटली। तो इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि हम बच्चों को एनकरेज करें, उनके आंसर्स का जवाब दें, सवालों का जवाब दें। समझ में आया? हम ऐसा ना करें कि बच्चों को डांट के बिठा दें कि नहीं तुम सवाल नहीं करोगे कुछ भी, हम ही पढ़ाएंगे, तो ये ऑटोक्रेटिक बिहेवियर हो जाएगा। और ऑटोक्रेटिक बिहेवियर का मतलब होता है कि इस चीज़ से हम हमें बचना होता है, हमें वो डेमोक्रेटिक होना है। दूसरा है जजिंग द वर्थ ऑफ ऑल एजुकेशनल आउटकम ब्रॉट अबाउट द रिजल्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या है, जजिंग द वर्थ ऑफ ऑल एजुकेशनल आउटकम्स ब्रॉट अबाउट एज ए रिजल्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टेस्टिंग, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। देखो असेसमेंट जो टेस्टिंग तो इसके लिए नहीं होती, हमने इसमें करना होता है, इवेल्युएट करना होता है, और या फिर असेसमेंट करना होता है। जजिंग द वर्थ ऑफ ऑल एजुकेशनल आउटकम्स, जो एजुकेशनल आउटकम्स होते हैं, जो बाहर निकल के आती हैं चीज़ें, जितना उसमें समझ पाता है, ब्रॉट अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, हम इवेल्युएशन करते हैं, असेसमेंट भी होता है वैसे तो, लेकिन इवेल्युएट करते हैं। इसमें वैल्यूएशन किस चीज़ पे होता है कि हम फाइनली लास्ट में देखते हैं कि आउटकम्स किन किन चीज़ों से निकल के आ रहे हैं। हमने बताया ना इवेल्यूएशन किस चीज़ से पता करते हैं, सिर्फ हमने उसकी प्रोग्रेस देखनी है, हमने उस किसी चीज़ को देखना है, रिजल्ट जो आते हैं निकल के वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मान लो हमने स्कूल्स में तो बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है, हमने सारी चीज़ें बच्चों के पास में, हमने पीपीटीज और ये सब लर्निंग प्रोजेक्टर्स, लेकिन बच्चों का बैकग्राउंड जो है बहुत फिनेंशियल बैकवर्ड है, मतलब घरों में फ़ोन तक नहीं है, लाइट भी मुश्किल से आती है। तो क्या पॉसिबल है कि सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी, बच्चे घर पे उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को घरों पे भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हम बहुत सारी चीज़ों का एजुकेट, बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड भी लेते हैं साथ में, ताकि हम लर्निंग आउटकम्स बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर्स होता है, एक दो चीज़ें नहीं होती। ठीक है। दूसरा है इसमें द बेस्ट फंक्शन ऑफ टोटल पर्सनैलिटी इंडिकेट्स। कहाँ से लिए हैं ये क्वेश्चंस तुमने?
हेलो। सर हमारा क्विज होता है कहाँ पे? सर, टेलीग्राम पर। अच्छा, तो ये सर उसमें बेस्ट फंक्शन किसने कराया था ये क्विज? देखो, अब बेस्ट फंक्शन ऑफ टोटल पर्सनैलिटी इंडिकेट्स। अब इसमें आंसर्स में जो 46%, अगर मेंटल हेल्थ, इसमें जो सेकेंड वाला तुमने लिखा है, ये सिर्फ तुमने ही किया है, बाकी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, बताओ। ये सर सबने किया था, बट ये सर हमने किया है। देखो मेल, इसमें जो होता है किसी भी चीज़ के जो हम्म, जो टीचर स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर, जब बेस्ट फंक्शन ऑफ टोटल पर्सनैलिटी इंडिकेट्स, जो बेस्ट फंक्शंस होते हैं इंडिकेट करता है, तो आंसर तो इसमें मैं अपने अकॉर्डिंग हो सकते हैं। पर्सनैलिटी इंडिकेट्स तो बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करती है, लेकिन इसमें जो है सबसे पहली चीज़ हम जो इसमें नहीं हो सकते, तो बैड टेम्पर, मतलब उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो ये चीज़ें तो नुकसानदेह होती हैं। इन चीज़ों से कोई अच्छी पर्सनैलिटी, टोटल पर्सनैलिटी नहीं एडजस्ट की जाती। लेकिन पर्सनैलिटी जो है वो अकेले किसी एक फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। पर्सनैलिटी नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिनको इकट्ठा करके बनती है। तो मेल एडजस्टमेंट का मतलब होता है, मेल एडजस्टमेंट मतलब वो किसी चीज़ के साथ में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि वो किन चीज़ों के साथ में एक्साइटमेंट, वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के बहुत उत्साहित होना, उत्साहित होने का मतलब होता है। तो इससे क्या होता है कि, और लास्ट वाला है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से अगर वो किसी सारी चीज़ों से ठीक है, सारी चीज़ों में ठीक है, तो लोगों ने इसको अपने अपने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। लेकिन इसमें जो एक ही सिर्फ ऑप्शन मिल रहा है हमें, जो मेंटल हेल्थ है, जिसके साथ में वो पता कर पाएंगे कि हाँ वो मैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। लेकिन पर्सनैलिटी नंबर ऑफ फैक्टर्स में होगा। ये साइकोलॉजी जब तुम पढ़ोगे तब पता चलेगा थोड़ा सा। मैं इसको और आगे बाद डिटेल्स में बाद में बता सकता हूँ। अभी अपनी क्लास करिए आप लीगल एप्टीट्यूड की, मैं इनको बाद में एक साथ में क्विज कराऊंगा, तो मैं भी तो अपना कराऊंगा ना, तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, आज के लिए हम इसमें यहीं पे करते हैं। सर प्रीवियस नोट सेंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, मैं करता हूँ।